नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज मैं आपको कोई ना कोई कत्ल की कहानी, मर्डर मिस्ट्री और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनाता हूं, मगर आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इस कहानी पर हंसें या फिर रोएं। कुल मिलाकर बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही उलझाने वाली और रिश्तों की एक अजीबोगरीब कहानी। ये मामला बिहार का है, बिहार के खगड़िया ज़िले का। खगड़िया ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है चौथम, और इसी चौथम पुलिस स्टेशन में एक गांव है हरदिया। इस हरदिया गांव में रहने वाले एक नौजवान नीरज कुमार की शादी 2009 में खगड़िया ज़िले के ही परसाहा गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ हुई थी। लड़की का नाम था रूबी कुमारी। तो 2009 से नीरज और रूबी कुमारी पति पत्नी थे और पति पत्नी की तरह साथ में रहते भी थे। बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। नीरज अपनी पत्नी के साथ जो है मध्य प्रदेश में भी रहा, कुछ समय तक वहाँ रहकर काम करता था, परिवार भी वहाँ था, और फिर बाद में अपने गांव वापस भी आया। इस बीच शादी हुई थी तो दोनों को बच्चे भी हुए, और बच्चे भी 4 हुए, 2 बेटियां और 2 बेटे। कुल मिलाकर नीरज की और रूबी कुमारी की जिंदगी बिल्कुल गुलजार थी और सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था। इसी बीच इस कहानी में एक ट्विस्ट आया, और ये ट्विस्ट आया यही समझ लीजिए कि साल 2021 के आसपास, 2021 के आसपास हुआ ये कि ये जो रूबी कुमारी थी, जो शादी के बाद रूबी देवी बन चुकी थी, परसाहा गांव की रहने वाली, अपने मायके परसाहा जब जब वो जाती थी तो वहाँ मायके में रहने वाले एक लड़के मुकेश के साथ उसकी मुलाकात होती थी। अब पहले तो मुलाकात जो है वो एक कैजुअल मीटिंग या बातचीत, दुआ सलाम जैसी चीज़ थी, लेकिन फिर आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और फिर प्यार भी हो गया। तो शादीशुदा रूबी देवी, 4 बच्चों की माँ, अब अपने पति नीरज के रहते हुए भी मुकेश के साथ इश्क लड़ाने लगी। मुकेश उसी गांव का था जिस गांव में रूबी देवी का मायका है, और कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और जब इश्क हद से गुजरता है तो इंसान भी किसी हद से गुजर जाता है, किसी भी हद से गुजर जाता है। तो रूबी देवी और मुकेश ने भी सारी हदें तोड़ दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ रूबी ही शादीशुदा थी और मुकेश के साथ प्यार कर रही थी, ऐसा नहीं है। मुकेश खुद भी शादीशुदा था, बाल बच्चेदार, मगर दोनों अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। तो ये दोनों जो है एक रोज दिल के हाथों इतने मजबूर हुए कि अपने अपने घरों से फरार हो गए। वो तारीख थी 2 फरवरी 2022 की, 2 फरवरी 2022। इस रोज दोनों घर से भागे, यानी रूबी देवी मुकेश कुमार सिंह के साथ घर से भागी, और दोनों ने ही शादी भी कर ली। यानी एक ने अपने घर में पत्नी को छोड़ा और एक ने अपने घर में पति को छोड़ा, और दोनों एक हो गए, दोनों ने शादी कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूबी देवी के 4 बच्चे हैं, तो 4 में से 3 बच्चे यानी 2 बेटों और 1 बेटी को तो वो अपने साथ ले गई, जबकि 1 बेटी को वो छोड़कर चली गई अपने पति नीरज कुमार के पास। और इसे आप मोहब्बत की ताकत कह लें या अवैध रिश्तों का जो है समझौता कह लें, जो चाहे कहें, लेकिन जो आशिक है मुकेश कुमार सिंह, उसने भी न सिर्फ रूबी देवी से प्यार किया, उससे शादी की, बल्कि रूबी के जो 3 बच्चे वो अपने साथ लेकर आई थी, उन बच्चों को भी मुकेश ने अपना लिया, यानी स्वीकार कर लिया, और उनका सौतेला पिता बनकर उनकी परवरिश के लिए भी राजी हो गया और उनको साथ में रख भी लिया। यहां तक तो फिर भी कहानी जो है वो डाइजेस्टेबल थी, यानी हजम की जा सकती है, समझ में आती है बात। इस तरह के बहुत सारे केसेस पहले भी हमने देखे हैं। लेकिन इसके बाद जो इस कहानी में हुआ वो सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। हुआ ये कि नीरज कुमार जो है अपनी बीवी रूबी देवी के घर से चले जाने, भाग जाने और शादी कर लेने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया था, और उसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी थी। अब पत्नी के बगैर उसका वक्त तो गुजर रहा था, लेकिन उसे तकलीफ थी,
और वो जानने की कोशिश भी करता था कि ये मुकेश ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये कैसा आदमी है। और जाहिर सी बात है, जो आदमी परिवार तोड़ दे उस आदमी के बारे में जानने की जिज्ञासा भी ज़्यादा थी। तो नीरज जो है वो मुकेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगा, और इसी क्रम में मुकेश के बारे में जानकारी जुटाते जुटाते उसे एक रोज़ मुकेश की पत्नी का मोबाइल नंबर हाथ लग गया, कहीं से मिल गया। मुकेश की पत्नी का मोबाइल नंबर जब मिला तो ये जो नीरज है इसने एक रोज़ मुकेश की पत्नी को फ़ोन किया। कोइंसिडेंस देखिए, इत्तेफाक देखिए कि मुकेश की पत्नी का नाम भी रूबी है, रूबी देवी। तो नीरज जो अकेला था, जिसकी बीवी रूबी देवी घर से भाग गई थी, अब वो मुकेश की बीवी रूबी देवी से बात करने लगा था। और ये एक रैंडम कॉल ही था, सिर्फ इसलिए कि ये बताने के लिए कि मेरी बीवी जो है वो आपके पति के साथ चली गई है और मैं बहुत दुख में हूँ या शर्मिंदा हूँ, जो भी उसने सोचा होगा उस वक्त बात करने के लिए। उसने बात करने की शुरुआत कर दी मुकेश की पत्नी रूबी के साथ, और नीरज और रूबी देवी अब एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ कुछ मामला क्रॉस कनेक्शन जैसा था, एक दूसरे के करीब आने लगे, और करीब आते आते इतने करीब आ गए कि इन दोनों में भी ठीक उसी तरह का प्यार हो गया जिस तरह का प्यार रूबी देवी और मुकेश के बीच में हुआ था। अब नीरज और रूबी देवी के बीच में प्यार हो गया, मतलब दोनों पति जो है एक दूसरे की पत्नियों से प्यार करने लगे। और एक ने तो, दो लोगों ने तो अपने अपने पति पत्नियों को छोड़कर शादी कर ली, अब बाकी दो लोग प्यार कर रहे थे, और प्यार करते करते इन्होंने भी एक रोज वही बड़ा फैसला कर लिया जो फैसला इनके पति और पत्नी ने किया था। इन दोनों ने भी जो है शादी करने का फैसला किया, और फिर 11 फरवरी 2023 को, यानी इसी साल, नीरज ने रूबी देवी से शादी कर ली। और यहां पर भी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आइडेंटिकल केस स्टडी आगे बढ़ी। हुआ ये कि मुकेश के 2 बच्चे हैं। मुकेश तो अपनी पत्नी रूबी देवी को छोड़कर दूसरी वाली रूबी देवी के साथ चला गया, और वो रूबी देवी अपने साथ 3 बच्चों को लेकर आई, जिसका मुकेश सौतेला बाप बन गया और उनकी परवरिश करने के लिए राजी हो गया। अब मुकेश के जो 2 बच्चे हैं वो मुकेश की बीवी रूबी देवी के पास घर में रह गए थे। नीरज ने जब इस रूबी देवी से शादी की तो नीरज ने भी बड़ा दिल दिखाया, और उसने रूबी से कहा कि ठीक है, तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं उन दोनों बच्चों को मैं अपना लूँगा, एक बेटी मेरे पास अपनी है ही, तो आओ हम शादी कर लेते हैं। और शादी दोनों ने कर ली, और इस तरह से नीरज ने मुकेश के और रूबी के 2 बच्चों को भी अपना लिया। और फाइनली जो 4 लोग थे, पति पत्नी थे, उन दोनों ने एक तरह से अपने अपने पति और अपने अपने पत्नियों को एक्सचेंज कर लिया, और न सिर्फ एक्सचेंज किया बल्कि शादी करके कानूनी तौर पर उसे मान्यता भी दे दी। और इस पूरी ये कहानी अपने आप में तो दुखद है देखिए मेरे हिसाब से, लेकिन इस पूरी कहानी में जो एक अच्छी बात है वो ये कि इन लोगों ने अपने स्वार्थ और लालच में आकर इतना बड़ा और अजीबोगरीब कदम तो उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं बाप का प्यार और माँ की ममता इनके दिल में इतना होने के बावजूद जिंदा रही, और इन्होंने एक दूसरे के बच्चों को भी अपना लिया पिता के तौर पर। अब आने वाले दिनों में जब ये बच्चे बड़े होंगे और मैच्योर होंगे, इनकी परवरिश के बाद इन पर इनकी हकीकत जब पूरी तरह से इनको पता चलेगी, तो ये इसको किस रूप में रिसीव कर पाएंगे, इनको कितना सदमा लगेगा भी या नहीं। क्या नए माता पिता, माताएं तो वही हैं लेकिन नए पिता जो है वो प्यार से सारी कमियां दूर कर देंगे, ये एक सोचने वाली बात है, और इसके बारे में सोचकर थोड़ी फिक्र होती है और चिंता होती है। लेकिन ये कहानी अपने आप में अजीब है, जिसमें नाजायज़ रिश्तों को एक इस तरह के मुकाम तक ले जाया गया जिसे आप एक लॉजिकल या कंक्लूसिव एंड कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इस एंड को बहुत सहज तरीके से स्वीकार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इसे मोहब्बत का या रिश्तों का क्रॉस कनेक्शन का नाम दे सकते हैं। ये कहानी बिहार के खगड़िया की है। देखा जाए तो इसमें क्राइम भी इन्वॉल्व है। क्राइम ये इन्वॉल्व है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के होते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक उसकी रजामंदी के बगैर
किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप हिंदू हैं, शादीशुदा हैं और आपको किसी और से शादी करनी है, अगर आप पुरुष हैं तो फिर आपको अपनी बीवी से इजाज़त लेनी होगी। अगर वो इजाज़त देती है तो फिर आप घर में दूसरी बीवी को ला सकते हैं। कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। ये छूट है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से ये लोग भागे थे, खासकर जो पहला कपल भागा था, उन लोगों ने अपने अपने लाइफ पार्टनर को धोखा ही दिया था। तो वहाँ पर जो है वो लॉ का वायलेशन हुआ था। लेकिन सवाल ये भी है कि ये ऐसा ऑफेंस भी नहीं है जो पुलिस सेल्फ कॉग्निजेबल तरीके से पुलिस उसको ट्रीट करे, यानी खुद ही उस मामले की सुनवाई करे और किसी को गिरफ्तार कर ले। जब पीड़ित पक्ष थाने में जाएगा ही नहीं, रिपोर्ट लिखवाएगा ही नहीं, तो पुलिस क्या करेगी। और फिर भी इस तरह के मामले डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ जाते हैं और वहाँ पर पुलिस और पूरा सिस्टम जो है वो काउंसलिंग कराने की कोशिशों में लग जाता है। लेकिन अनलाइक ऑल दोज केसेस, ये मामला बिल्कुल यूनिक और अनोखा है। खैर, ये पहली कहानी है, लेकिन आज एक और कहानी आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा, और ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, कानपुर के सचेंडी इलाके की। ये कहानी भी इसी से मिलती जुलती है, लेकिन इस कहानी में हार्डकोर क्राइम है। कानपुर के सचेंडी इलाके में इसी साल 18 फरवरी को एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। अब पड़ोस में रहने वाले शख्स पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी होगी, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े वाली बात होगी। अभी पुलिस महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी और महिला की मेडिकल जांच करवा रही थी ताकि रेप जो है वो स्टैब्लिश हो सके। तब तक इस मामले में गजब का ट्विस्ट आया। जिस आदमी के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उस आदमी की बीवी भी थाने आ गई और थाने आकर उसने अपनी तरफ से तहरीर ये दी कि जिस महिला ने मेरे पति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया है, उस महिला के पति ने मेरे साथ रेप किया है। ठीक वैसे ही जैसा आपने बिहार में देखा, वहां तो प्यार में क्रॉस कनेक्शन हुआ, यहां नफरत में क्रॉस कनेक्शन हो गया। यानी दो महिलाओं ने एक दूसरे के पतियों पर रेप का मुकदमा कानपुर के सचेंडी थाने में दर्ज करा दिया। ये महिलाएं जो है बेसिकली एक ही गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, मतलब दोनों परिवार एक गांव से ताल्लुक़ रखता है, दोनों एक ही समुदाय या एक ही जाति से भी आते हैं और ये कारोबार भी एक करते हैं, दूध का कारोबार करते हैं, एक ही मोहल्ले में कानपुर में रहते हैं और इनमें घनघोर दुश्मनी है। और इसी दुश्मनी के सदके रेप का क्रॉस FIR रजिस्टर किया गया है। अब पुलिस के सामने बड़ी विकट स्थिति है, क्या करे? क्या दोनों के पतियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दे या मेडिकल रिपोर्ट से रेप स्टैब्लिश होने और उसका एविडेंस कलेक्ट करने का इंतजार करे? ये कानपुर पुलिस के पास फिलहाल एक चुनौती है और कानपुर पुलिस उस चुनौती से निपटने में लगी है। इन दोनों कहानियों को सुनकर आप क्या सोचते हैं? इन दोनों कहानियों पर आपकी राय क्या है? दोनों कहानियों पर अगर आप चाहें तो अपनी राय अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही कहानियाँ बहुत अजीब और हैरान करने वाली हैं। आपको ये वाक़ये, ये कहानियाँ अजीब लगी या नहीं, प्लीज़ ये भी ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज कोई मर्डर मिस्ट्री या हार्डकोर मतलब भयानक जिसे कहते हैं ग्रुसम क्राइम की कोई स्टोरी मैंने आपको नहीं सुनाई, लेकिन जो कहानी सुनाई आई होप कि इन दोनों कहानियों ने आपको चौंकाया ज़रूर होगा। कल मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के शाजापुर में 8 साल के एक बच्चे की हत्या उसी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने कर दी थी और उसके बाद वो फिरौती के लिए झूठी कॉल भी उसने की थी, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो वो महिला पकड़ी गई। उस मामले पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। मैं सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग वीडियो देखते हैं उनका तो करता ही हूं और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका मैं डबल शुक्रगुजार हूं। तो मामूनी ने कमेंट किया है आसाम से और वो हैरान है इस बात पर कि कोई महिला अपने ही बच्चों के उम्र वाले किसी दूसरे बच्चे की जान सिर्फ नफरत में अंधी होकर कैसे ले सकती है। क्या ऐसी महिला को माँ बनने या माँ कहलाने का हक भी है? उन्होंने ये पूछा है। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका मामूनी, इसमें कोई दो राय नहीं। मनीष कुमार मांडवी जी ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि ये जो कहानियाँ मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ, इन्हें सुनकर बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि क्राइम करने वाले लोग अक्सर ये नहीं जानते हैं कि कानून के हाथ बहुत मजबूत और लंबे होते हैं। बिल्कुल आपने बात सही कही है। ज़्यादातर क्राइम के मामले और खासकर हीनियस क्राइम के मामले पुलिस अगर इंटरेस्ट लेती है तो वो ज़रूर सुलझ जाते हैं। इवांका बिश्नोई राजस्थान से हैं। इन्होंने लिखा है कि सर अब 2 दिन आपकी कहानी के बिना निकालना पड़ेगा, ये बड़ी तकलीफ की बात है। लव फ्रॉम राजस्थान, धरती धोरारी, इन्होंने ये कहा है। धोरारी धरती इन्होंने लिखा है। बहरहाल तो इवांका मैं बताना चाहूँगा 2 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन, संडे के रोज़ मेरी कोई कहानी या मेरी कोई पेशकश जो है क्राइम तक पर नहीं होती है। अदरवाइज़ जो शनिवार का दिन होता है, शनिवार को मैं रात को 8:30-9 बजे के आसपास एक शो लेकर आता हूँ जिसका नाम है फॉलो अप। उसमें मैं
हाई प्रोफाइल पुराने केसेस के लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों से मुखातिब होता हूं। तो प्लीज़ उस शो को ज़रूर देखिएगा। इवंका, आपसे रिक्वेस्ट है। अंशु पांडे ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। नीलेश ठाकुर जी, आपका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। इचू का नहीं, यह कुछ चैनल, कुछ इस तरह से नाम है, ऑब्वियसली इसीलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि आप तिब्बत से हैं। आप लोगों के नाम से उतना मैं एक्वेंटेड और वाकिफ़ नहीं हूँ जिसे कहते हैं। नमस्ते सर, आई एम तिब्बतियन and hearing you from Paris, France. I love all your stories, so keep it up. Thank you. मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दानिश ने भी कमेंट किया है, वेरी गुड स्टोरी, कीप इट अप इन्होंने लिखा है। और 9966 समीर ने कमेंट किया है, इन्होंने थ्रू योर चैनल माई मदर हैज़ कॉल्ड मी टू कम बैक होम सर, थैंक यू, प्लीज़ मेंशन दिस इन योर स्टोरी। अरे ये तो कमाल हो गया, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी माँ को मेरी ओर से नमस्ते कहिएगा समीर, और उनसे ये भी कहिएगा कि आप उनके बच्चे हैं, अगर हो सके तो वो बड़ा दिल करके आपको माफ़ कर दें। और एक बच्चा होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, आपकी गलती हो या ना हो, आप अपनी माँ से ज़रूर माफ़ी मांगे। रिकंसाइल करना, किसी भी रिश्ते को एक नई शुरुआत के साथ उसको सुधारने की कोशिश करना, यही समझदारी वाली बात है। मैं तो कहता हूं ऐसा अगर 100 बार भी करना पड़े तो दोस्त 100 बार कीजिए। ये रिश्ते अनमोल हैं, इन्हें मत गंवाइए, मत जाने दीजिए। आपके और आपकी माँ के बीच में थोड़ी अनबन थी जिसे जानकर मुझे तकलीफ हुई थी और जिस पर मैंने कमेंट किया था, तो मुझे अब बहुत खुशी हुई। एंड मैं चाहता हूं कि क्राइम तक के दर्शक भी इस पर अपनी राय ज़रूर दें। जो समीर की केस स्टडी है, ये अपनी माँ से थोड़े खफा थे या माँ इनसे खफा थी, अलग रह रहे थे, लेकिन अब क्राइम तक चैनल में हमारी जो बातचीत हुई समीर से, उसे देखकर उनकी माँ को भी जो है अपने बेटे की याद आई और अब दोनों मिलने जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। टॉप 10 समथिंग लिखा हुआ है, आवाज़ सुनकर मन खुश हो जाता है, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जिन बिस्मार्ट ऐसा लिखा हुआ है, लव यू सो मच फ्रॉम सिक्किम। ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे साथी हैं ना, उनका नाम पढ़ते हुए जो है मैं हमेशा लड़खड़ा जाता हूँ। ऑल रिस्पेक्ट टू यू गाइज, लेकिन आप लोगों के नाम ऑब्वियसली, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग इतनी सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। हालांकि यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जैसे मैं बंगाली हूँ, मेरा नाम सुप्रतिम है। मैं अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरा नाम सुप्रतिम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। कोई प्रीतम बोलता है, कोई सुप्रीतम बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। लेकिन मैं जब ये जानता हूँ कि उनका इंटेंशन ठीक है मुझे बुलाने का और कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, तो मुझे कभी मेरे नाम के टूट जाने पर मुझे कोई शिकवा गिला नहीं होता। रेखा भट्ट जी ने भी कमेंट किया है। रितिका जी रेगुलर कमेंट करती है, बहुत स्वागत है आपका। हमदानी श्रा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ नाम, ये इन्होंने लव यू सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण जी का भी कमेंट आया है, नूरुद्दीन शेख और विजेंदर सिंह साहब। इस तरह से बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का नाम एट वन गो पढ़ना संभव नहीं है। मनोज प्रभाकर जी रेगुलर कमेंट करते हैं। राम स्वरूप विश्नोई जी, नवीन दर्जी, रीना राय जी का भी कमेंट आया है। झारखंड गिरिडीह से एक साथी हैं, वो कमेंट करते हैं, उन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है। यूज़र समथिंग लिखा हुआ है, तो नाम नहीं है इसलिए नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बाकी राधा रवि शुक्ला जी ने भी कमेंट किया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने भी कमेंट किया है, जिन्होंने भी अपनी राय रखी है, वीडियो को लाइक किया है या वीडियो को देखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सिलसिला, ये प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।